हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। अगर सच में ग्रह हमारी जिंदगी तय करते हैं तो सोचिए, दुनिया में करीब 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी कहता है कि उन सबकी किस्मत सिर्फ ये 9 ग्रहों से तय होती है। क्या सच में शनि आपकी किस्मत तय करता है? क्या सच में राहु केतु आपकी जिंदगी बदल देते हैं? क्या सच में घर का दरवाजा गलत दिशा में हो तो जीवन खराब हो सकता है? या फिर ये सब सिर्फ एक मानव इतिहास की एक पुरानी मान्यता है? तो आज हम इस सवाल को समझेंगे, इतिहास के माध्यम से, भारतीय शास्त्रों के माध्यम से, विज्ञान और कुछ तर्क के आधार पर। ज्योतिष की असली शुरुआत। कुछ लोगों का मानना है, इतिहास के अनुसार ज्योतिष की शुरुआत लगभग 3000 बिफोर क्राइस्ट में मेसोपोटामिया, बेबीलोन में हुई थी। और क्यों हुई थी? क्योंकि उस समय कोई घड़ी नहीं थी। अगर टाइम हमें जानना है, समय जानना है, तो कोई घड़ी नहीं थी। मौसम की भविष्यवाणी नहीं थी, मतलब कोई हमें पता नहीं कि कहाँ सीज़न क्या आने वाली है, क्या होने वाला है। कोई उसके लिए ऑप्शन नहीं था। कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, कोई ऐसे उपकरण नहीं थे जिससे ये जाना जा सके कि समय क्या हो रहा है, कौन सा सीज़न आने वाला है, कौन सा सीज़न चल रहा है। इन सब की कोई भी उपकरण मौजूद नहीं थे। लेकिन इंसानों को यह जानना बड़ा ज़रूरी था कि बारिश कब होगी, खेती कब करनी है, मौसम कब बदलेगा, कौन सा सही मौसम है जब कौन से खेती करनी है। ये सारी चीज़ों को जानना, उसके लिए मौसम और समय को जानना बड़ा ज़रूरी था। इसलिए लोगों ने आकाश के पैटर्न को ऑब्जर्व करना शुरू किया, क्योंकि कोई घड़ी नहीं थी, कोई और ऐसी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो वो लोग जो आसमान में जो पैटर्न बनते हैं, जैसे सूरज और चांद के जो पैटर्न बनते हैं, उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। और खेती और समय के लिए बना ज्योतिष, कुछ लोगों का मानना था। प्राचीन सभ्यताओं में जीवन पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर निर्भर था। अगर किसान गलत समय पर बीज बो दे तो पूरी फसल खराब हो जाती थी। इसलिए उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और तारों के चक्र से सीजन कौन सी चल रही है, मतलब मौसम कौन सा चल रहा है, कैलेंडर सिस्टम और एक एग्रीकल्चर साइकिल को उससे कनेक्ट करके उसे समझना शुरू किया। नासा के अनुसार जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी, जो पुरानी सभ्यताएं थी, उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से सीजनल टाइमिंग समझी। भारतीय ज्योतिष की असली भूमिका थोड़ी सी यहाँ हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। भारत में ज्योतिष को कहा जाता है ज्योतिषा, या कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिष भी कहते हैं। यह वेदों के 6 वेदांगों में से एक है। 6 वेदांग हैं, जैसे कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि प्राचीन ग्रंथों में एस्ट्रोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? समय की गणना करना, यानी टाइम को समझना, तिथि और नक्षत्र निर्धारण करना, मतलब क्या डेट है, उसमें क्या नक्षत्र है वो निर्धारित करना, क्योंकि यज्ञ और अनुष्ठान का समय उन्हें तय करना होता था। तो इसके लिए उनको वो समय पता होना बड़ा ज़रूरी था कि आज कौन सा डेट है और आज के इस डेट में कौन सा समय अच्छा है, कौन सा नक्षत्र है, जिससे हम यज्ञ और अनुष्ठान कर सकें, इसका समय तय कर सकें। उदाहरण के लिए जैसे वेदांग ज्योतिष, इस ग्रंथ में इम्पोर्टेंटली मुख्य रूप से बताया जाता है कि सूर्य और चंद्रमा की गति किस तरीके से होती है, तिथि की गणना किस तरीके से होती है और यज्ञ का समय किस तरीके से होता है। इसके कुछ रेफरेंसेस तरीके से हैं, यानी यहाँ फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है। अब एक और किताब है जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत। यह प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें ग्रहों की गति, इसमें एक्लिप्स कैलकुलेशन, यानी किस दिन ग्रहण होने वाला है उसका कैलकुलेशन, और समय को समझने की, समय मापन यानी टाइम को कैलकुलेट करने का सिस्टम उसमें बताया है। जैसी और भी खगोलीय गणनाएं इसमें बताई गई हैं। यानी मूल भारतीय ज्योतिष असल में एस्ट्रोनॉमी और कैलेंडर साइंस से जुड़ा था, ना कि फ्यूचर प्रेडिक्शन से। अब इंसान का व्यवहार वास्तव में किससे तय होता है?
आधुनिक न्यूरोसाइंस के अनुसार इंसान का व्यवहार तय होता है ब्रेन स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, लर्निंग। थोड़ा सा इस चीज़ को हम और समझते हैं। ब्रेन स्ट्रक्चर मतलब जैसा आपके दिमाग का स्ट्रक्चर है, जैसे आपके जेनेटिक्स है, जो आपको माँ बाप से मिले हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए हो और जो आपने सीखा है, इस सब से आपका एक व्यवहार तय होता है। इसमें कहीं कोई अलग से एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। यानी आपका भविष्य तय होता है आपके ज्ञान से, आपके निर्णय से और आपके एनवायरनमेंट से। किसी भी ग्रहों का प्रभाव साइंटिफिकली अभी तक प्रूव नहीं किया गया है। अब ये तो सीधी सीधी बात है कि आपका व्यवहार वैसे ही जिस माहौल में आप पले बड़े होते हो, जैसी आपके घर में बातचीत होती है, जिस तरीके का आपके घर में लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ में बिहेवियर्स है, जो आपकी भाषा बोली जाती है, जो जिस जिस एक्सेंट में आप बात करते हो, जो एनवायरनमेंट में आप बड़े हो रहे होते हो, और जो आपको आपके घर में, आपके स्कूल में और आपको आपके समाज से जो शिक्षाएं मिलती हैं, जो लर्निंग मिलती है, उससे आपका एक बिहेवियर तय होता है और उसी बिहेवियर से आप जो है वो एक्ट करते हो और उस एक्ट से आपको क्रिटिसिज्म या अप्रिसिएशन मिलता है। उससे आपकी लाइफ अच्छी या बुरी इस तरीके से तय होती है। तो मतलब सीधी बात है कि आपके ज्ञान से, आपके डिसीजन से और आपके आसपास के एनवायरनमेंट से आपका भविष्य तय होता है। अब थोड़ा सा समझे ज्ञान से, मतलब अगर कोई लड़का स्कूल में पढ़ता ही नहीं है, उसके पास कोई ज्ञान ही नहीं है और उसको कोई ये बता दे कि तुम्हारे कुंडली में पीएचडी बनना लिखा है, लेकिन उसने कभी पढ़ाई की ही नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन काफ़ी सारे हो जाते हैं। यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं तो किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए यार किसी को डिसबिलीव करने के लिए नहीं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो सो कॉल्ड कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं जो हैवी चार्जेस लेते हैं और वो सिर्फ एक सिमिलर पैटर्न में बात करते हैं जिससे किसी इंसान का कुछ होता नहीं है और ये मन घड़न चीज़ें चल रही होती हैं। अगले हिस्से में हम समझते हैं कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारा दिमाग है, जो हमारी मन और आत्मा, इन सब को लेके भी सवाल आता है। अगर कोई थोड़ा भी दार्शनिक बंदा है, जो थोड़ी कुछ ज्ञान रखता है, जो कुछ समझता है, जो थोड़ी प्रैक्टिकल बात भी करना जानता है, तो वो बात करेगा कि हमारी बॉडी, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारी आत्मा, इन सब पे भी सवाल खड़े होते हैं। जब एक गहरा दार्शनिक सवाल आता है कि जब इंसान पैदा होता है, हम जब पैदा होते हैं तो हमारा बॉडी होता है, हमारा ब्रेन होता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ब्रेन सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, मतलब जो ज्ञान आपने लिया हुआ है, जो नॉलेज आपके पास है, उसको प्रोसेस करता है और उसी के आधार पर आपकी बॉडी एक्शन लेती है। जैसे कि अगर आपने समझा कि कहीं पर आग लगी है, तो वो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है कि आग में हाथ लगाने से आपका हाथ जल सकता है, तो आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगी। या ये बताएगा कि ये आग इतनी कम है जिसको हम हाथ लगाएंगे तो हमें हार्म नहीं होगा। उस तरीके से आपकी बॉडी एक्शन लेगी, जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस करेगा, क्योंकि ब्रेन का काम है जो भी उसे बाहर से इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको स्टोर करना, उसके सही गलत चीज़ों को समझकर उसको प्रोसेस करना और आपके बॉडी को उसमें एक्ट करवाना। ये उसका बेसिक काम होता है। और जब इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी भी ख़त्म हो जाती है, उसको जलाया जाता है या दफनाया जाता है या जो भी इन शॉर्ट उसकी बॉडी को ख़त्म किया जाता है। ब्रेन वो भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसका भी फिजिकल एग्जिस्टेंस हमारी बॉडी के अंदर है। तो सवाल उठता है, अगर ब्रेन ही एक्शन को कंट्रोल करता है तो फिर ग्रह हमारे एक्शन को कंट्रोल कैसे करते हैं? ये अमूमन सवाल होता है। अब आता है कि अगर ग्रह कंट्रोल करते हैं तो फिर हमारी फ्री विल का कोई मतलब ही नहीं। जो नेचर की तरफ से या जो भी उस भगवान या परमात्मा या जो आप बोलते हो उसकी तरफ से जो हमें एक फ्री विल दी गई है, जिसके आधार पर हम जो इन्फॉर्मेशन चाहे वो ले सकते हैं, जिसे चाहे उसे प्रोसेस कर सकते हैं, हम हमारा डिसीजन ले सकते हैं। तो सिंपल चीज़ है कि हमारे इस चीज़ को कंट्रोल हमारा दिमाग, हमारा नॉलेज, हमारे एक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी आपके भविष्य तय नहीं करती, वो आपको एक सिर्फ पाथ दिखा देती है। लेकिन पाथ भी क्यों दिखाती है? जब आप एक स्पॉन्टेनियस लाइफ जीते हो, आप इस प्रेजेंट मोमेंट में ही जी सकते हो, आप फ्यूचर में नहीं जा सकते हो, तो वो पाथ देख के क्या करना है? अगर 100 कदम के डिस्टेंस पर एक गड्ढा है तो वो आपको 100 कदम पे ही समझ में आएगा, वो पहले कदम पे समझ में नहीं आने वाला है। तो ये काफ़ी बहुत सारी गुफक बातें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती। तो ये रास्ता भी क्यों देखना है?
रास्ता दिखाएंगे और फिर आप अपने जीवन के छोटे मोटे इंसिडेंट को वहाँ कनेक्ट करने जाएंगे और मान लीजिए कि उसमें से 2-3 चीज़ें कनेक्ट हो जाती है तो आपको लगता है यहाँ करेक्ट इस ग्रहों हमारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा समझेंगे ना आप तो आपका बॉडी ये फ्री नहीं है कुछ भी करने के लिए, उसको आपके दिमाग के इंस्ट्रक्शन चाहिए और दिमाग जो है वो डेटा बाहर से लेता है। तो ये सारा एक नेचुरल प्रोसेस है जिस तरीके से चलता है। अगर इस तरीके से चलता है तो मैं यहाँ बोलूँ कि अगर आप किसी के घर में जाकर चोरी कर दो और उस चोरी को आप वापर दो, यूज़ कर दो और जैसे ही आपको पुलिस पकड़ दे तो आप बोल दो अरे मेरी कुंडली में वो प्लेनेट है ना उसने मुझे चोरी करवाया है। तो क्या ये चलेगा? क्या वो पुलिस उस बात को मानेगी? वो नहीं मानेगी। वो आपको कानून के हिसाब से आपको पनिश करेगी ताकि आपके दिमाग में ये डेटा जाए कि चोरी करने से आपके शरीर को तकलीफ होगी, आपको मेंटल टॉर्चर होगा, उस चीज़ को वो किया जाएगा ताकि आप अगली बार ऐसे एक्शन ना करो। एस्ट्रोलॉजी हर इस बात को कनेक्ट कर ही देंगे किसी न किसी प्लेनेट के साथ कि जैसे शनि आपको सिखाने आया है, वो आपको प्रिपेयर करने आया है। अरे प्रिपेयर करने आया तो उसके पहले वो टॉर्चर क्यों कर रहा है? जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं तो हमको पहली बार से सिखाया जाता है। कोई हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते ही टीचर हमको मारना शुरू कर देगी कि तुझे नहीं आता ये, वो सिखाएगी और वो सीखना होता है और उसके बाद भी करना नहीं करना इवेंचुअली बात उसके कंट्रोल में ही है। अब उसके बाद जैसे शरीर, जैसे हमने समझा कि बॉडी, दिमाग और मन, माइंड जिसको हम कहते हैं, उसका भी सवाल होता है। भारतीय दर्शन में, इंडियन फिलोसॉफी में मन को अक्सर इंद्रिया और बुद्धि के बीच को माध्यम कहा गया है। इंद्रिया मतलब जो हमारे सेंसेस हैं और जो हमारा दिमाग, उन दोनों के बीच में जो मीडियम है उसको मन कहा गया है। लेकिन मन का कोई भी फिजिकल अस्तित्व नहीं दिखता। ये एक तरीके से समझे साइंटिफिक तरीके से या साइकोलॉजिकल तरीके से, ये मूल रूप से ब्रेन के प्रोसेस का अनुभव है। जो आपका दिमाग प्रोसेस करता है, खुश होना है, दुखी होना है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो मन करता है। या आप ये कह सकते हैं कि उस अनुभव को ही मन कहा जाता है। और इससे भी थोड़ा और आगे जाते हैं तो जहाँ पर आ जाता है आत्मा। भारतीय स्क्रिप्चर के हिसाब से आत्मा शरीर और मन से बहुत आगे परे माने जाती है, जिसका रेफरेंस आपको भगवत गीता में मिलेगा 2 अध्याय के 20वें श्लोक में, जहाँ कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। अगर आत्मा शरीर और मन से परे है तो ग्रहों का प्रभाव आत्मा पर कैसे पड़ेगा? आगे चले तो भारतीय स्क्रिप्चर्स में, भारतीय दर्शन में विरोधी दृष्टिकोण, एक ऑपोजिट व्यू पॉइंट भी बनता है। भारत में एक दर्शन था चारवाक, अगर आपको पता हो तो। चारवाक दर्शन कहता था कि जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है ना, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही सत्य है, मतलब जो दिख रहा है सामने वही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। और स्वर्ग और नर्क और कर्म फल का कोई प्रमाण नहीं है। स्वर्ग, नर्क और आपका जो कर्म करते हो उसका जो रिजल्ट है उसका भी कोई प्रमाण नहीं है। तो ये चारवाक दर्शन में कहा जाता था भारतीय दर्शन शास्त्र में। इसके कुछ रेफरेंस इस तरीके से हैं। और एक और पार्ट यहाँ पर खुलता है जिसको मैं पर्सनली बहुत समझता हूँ कि एक भगवत गीता का दृष्टिकोण होता है। एक वो व्यू पॉइंट है जहाँ पर कृष्ण कहते हैं गीता के 2 अध्याय के 47 श्लोक में, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये बड़ा पॉपुलर श्लोक है, करीब करीब सबको ही पता है। इसका अर्थ क्या होता है कि मनुष्य का अधिकार केवल उसके कर्म पर है, उसके रिजल्ट पर नहीं। और एक श्लोक यहाँ और भी है गीता में, 18वें अध्याय का 63 श्लोक, जहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि जैसी तेरी इच्छा वैसा तू कर, यथोचित तथा कुरु। इसका मतलब है सब सोचकर जैसा चाहो वैसा निर्णय लो। अब यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि निर्णय मनुष्य के हाथ में है। अब या तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर गीता और कृष्ण और वेदांत से बड़े हैं, या फिर यही सारी चीज़ें हैं जो सबसे ऊपर है। अगर हम भगवत गीता को ऊपर समझते हैं और हम वेदांत को ऊपर समझते हैं तो फिर उसके आधार पर तो यहाँ कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है तो तुम कर्म करो अच्छे से। और दूसरा कहते हैं कि जब सब सोचकर जैसा तुम चाहो वैसा निर्णय लो। तो सब चीजें इंसान के अपने हाथ में दे दी हैं। अब इतनी बड़ी गीता, परमेश्वर श्री कृष्ण यहाँ पर अपने श्रीमुख से ये बोल रहे हैं कि तुमको सारे निर्णय दे दिए हैं। तो अब उन प्लैनेट्स को या उनका क्या अधिकार हो जाता है आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने का?
अभी तक इन चीज़ों का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं आया है। वो इस वजह से क्योंकि फिजिक्स साइंटिफिक चीज़ों को प्रूफ करने के लिए आपको, ये प्लैनेट्स को प्रूफ करने के लिए आपको फिजिक्स समझना होगा। और फिजिक्स क्या कहती है, जैसे कि शनि प्लैनेट है, वो पृथ्वी से लगभग 1200 करोड़ किलोमीटर दूर है, 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है, करेक्ट। और फिजिक्स के अनुसार जो बंदा आपके पास में खड़ा है 10 फुट की दूरी पे या 5 फुट की दूरी पे, वो आपके ऊपर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स डालता है। तो आप समझ रहे हो। और जो एक 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है, जिसका डायरेक्ट रेडिएशन फोर्स भी अर्थ तक नहीं आता है, कोई नहीं आता है। और यहाँ पर कुछ और भी, ये 2-3 चीज़ों को ना बड़े कनेक्ट कर, जैसे कि तो यहाँ पर कुछ लोग ये भी बताते हैं कि जैसे समुंदर में हाई टाइड और लो टाइड आती है, जिसका कारण चंद्रमा है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी ऊपर नीचे होता है। तो थोड़ा सा समझें उस चीज़ को, एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करने से पहले थोड़ी सी फिजिक्स और साइंस समझें कि समुंदर ओपन है, वो किसी एंटिटी या किसी बॉडी के अंदर नहीं है, इसके लिए उसका फोर्स लागू होता है। चंद्रमा की ग्रेविटेशनल और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का ये मैटर है। अगर किसी बॉटल में आप पानी भर के रख दो और जिस दिन हाई टाइड है, क्या उस बॉटल से पानी बाहर आता है? आप थोड़ा समझें, नहीं आता है। वैसे हमारे बॉडी में भी जो हमारा पानी का एलिमेंट है या खून है, वो इस बॉडी के अंदर पैक है। और हमारी कुदरत ने हमारे शरीर की रचना कुछ ऐसी की है कि हमारा हार्ट उतना ही ब्लड को पंप करके हमारे दिमाग तक पहुंचाता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है। ये क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाई ब्लड अपने आप सर पे चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, मेडिकल इशू हो सकता है, कुछ आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स है, उस वजह से कुछ होता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे बॉडी को इस तरीके से कुदरत ने बनाया है कि वो अपने आप में परफेक्ट है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो इतनी आसानी से समझ में भी नहीं आता है। हमारे अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके लिए हमारे बॉडी में हार्ट है जो उसको ब्लड को पंप करके दिमाग तक ले जाता है। अगर हार्ट ना हो तो हमारा सारा खून हमारे पैर में जम जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो क्या हम वेट करेंगे कि जब मून अपनी हाई टाइड करेगा तब ब्लड ऊपर आएगा तब हमारा दिमाग तो जाएगा, तब तक हम क्या वैसे ही रुकेंगे? ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। और आगे थोड़ा समझें कि इसका कोई वैज्ञानिक परीक्षण है क्या, ये एस्ट्रोलॉजी का कोई वैज्ञानिक परीक्षण है? तो 1985 में एक नेचर जर्नल में एक बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट हुआ था, शॉन कार्लसन एस्ट्रोलॉजी टेस्ट करके। उन्होंने जब टेस्ट किया तो उसके रिजल्ट में जो आया, तो एस्ट्रोलॉजर की एक्यूरेसी एक रैंडम गैसिंग जैसी थी। जैसे कि आजकल ये कुछ सो कॉल्ड होते हैं, बोलते हैं अरे आप मेहनत बड़ी करते हो लेकिन आपको उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता, आप इमोशनल बंदे भी हो और मीनवाइल आप प्रैक्टिकल भी हो। जैसे ये एक रैंडम गैसिंग होती है कि जैसे एक कोई यंग लड़का किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा तो वो बोलेगा कि अरे तेरे नसीब में अच्छा प्यार नहीं है, या तू प्यार में धोखा खा सकता है, क्योंकि उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। अगर कोई यंग बच्चा है तो वो एक रिलेशनशिप और एजुकेशन, इन दोनों के रिलेटेड ही उसके लाइफ में क्वेश्चन होंगे, तो वो वहीं बता देंगे। तो बड़ी रैंडम गैसिंग होती थी। इसका कोई वैज्ञानिक परीक्षण अगर आप करें तो इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ अभी तक नहीं हुआ है ना। और अभी आप यहाँ पर समझिए तो कुछ समय पहले जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, जहाँ पर एक न्यूज़ पैनल पर 11 पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए थे और जो अपने अपने तरीके से बता रहे थे। कोई बोलते थे कि 100% जो है भारत की विजय निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई बोलता था कांटे की टक्कर होगी लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो भारत के फेवर में जाएगा। कोई बोलता है बराबरी का होगा, एंड टू एंड तक पता नहीं चलेगा लेकिन इवेंचुअली भारत जीत जाएगा। 11 पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर बैठे थे, लेकिन आप उस मैच को देखोगे तो वहाँ पर इंडिया मैच हार जाता है। और कोई ऐसी भी बात नहीं है कि कांटे की टक्कर हुई या बड़ी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था। वन साइडेड मैच थी, एक तरफा न्यूजीलैंड मैच जीत जाता है और इंडिया हार जाता है, एक तरफा मैच थी पूरी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो जिससे हमें और कॉन्क्रीट बात हो जाती है। देखिए, मैं यहाँ फिर बताना चाहूँगा कि मैं किसी के बिलीव या किसी की नॉलेज के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ फैक्ट्स को जानना बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो ये जो सो कॉल्ड काफ़ी ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको एक मिनट के 25, 50, 100 रुपये चार्ज किए जाते हैं और जिसके ऊपर आपको कोई ठीक से सल्यूशन भी नहीं देता। तो इस चीज़ को बड़ा समझना बड़ा ज़रूरी है।
कि आपकी मेहनत की कमाई कहीं ऐसी जगह पर ना जाए जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और कहीं न कहीं आप मेंटली स्टक हो जाते हो किसी चीज़ की वजह से। फिर आप लाइफ़ में काम नहीं करते हो, आप उस चीज़ों को देखते हो कि हाँ, ये सही हुआ या गलत हुआ। अगर सही हुआ तो बराबर ये काम कर रहा है, गलत हुआ तो कुछ गड़बड़ है। हम फिर से उसके पास जाएँगे, उसको बोलेंगे भाई अभी कुछ अच्छी रेमेडीज़ है क्योंकि ये काम नहीं कर रही है। हाँ, ऐसे हो जाता है। तो हमको सिर्फ़ वो एक काम करना है, हमारे हाथ में सिर्फ़ उतना ही, जैसे आगे बताया कि वो क्या करना है, क्या नहीं। अब थोड़ा-सा आप अपनी लाइफ़ में खुद भी देखिए। थोड़ा-सा आप हम सब समझदार हैं इतने, आप थोड़ा देखें कि अगर आपके घर में कोई बंदा बीमार है, उसको हार्ट अटैक आता है, तो क्या आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँगे कि भाई ये सही समय है, जाना चाहिए, नहीं चाहिए, जाना चाहिए, कौन-सा प्लैनेट जो है वो खराब है हॉस्पिटल में जाने के लिए? नहीं, आप पहले हॉस्पिटल में जाओगे। और इवन कोई एस्ट्रोलॉजर जिसको आप पूछोगे वो भी यही बोलेगा कि उसको पहले हॉस्पिटल में ले जाओ। क्योंकि लाइफ़ अनप्रेडिक्टेबल और इतनी स्पॉन्टेनियस है जिसको हम एक फ्यूचर के किसी गाइडलाइन के ज़रिए नहीं जी सकते। हम आज के डिसीजन से हमारी आगे की लाइफ तय कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और 10th स्टैंडर्ड के बाद में वो जो है वो साइंस फील्ड सेलेक्ट करता है, तो वो उसने अपने जीवन को साइंस के लिए तैयार कर लिया है। उसका भविष्य अब साइंस में होगा। अगर वो नहीं करता है और वो कुछ और करता है, तो वहाँ से उसका जीवन उस तरफ बढ़ना शुरू करेगा। इसका कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है कि अरे तू तो ये करना चाहता था, तूने ये कैसे कर लिया? नहीं, लेकिन ये सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर जो है वो आपको हर बात से कनेक्ट करेंगे, और इसका कोई इनके पास साइंटिफिक प्रूफ नहीं होगा। जो बार-बार साइंटिफिक वर्ड यूज़ करने से कोई चीज़ साइंटिफिक नहीं हो जाती है। वैसे ही कुछ लोग और मानते हैं, एक छोटी-सी एस्ट्रोलॉजी के साथ कुछ बोलते हैं कि हमारे घर का वास्तुशास्त्र भी खराब है। अब वास्तु का कुछ हिस्सा देखो, इसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको छोटी-सी एक ग्लिम्प्स दे दूँ कि वास्तुशास्त्र का कुछ हिस्सा आर्किटेक्चरल लॉजिक से जुड़ा है। जिसको, जैसे कि हम एक घर बना रहे हैं, तो एक आर्किस्ट्रक्चर व्यू स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा होना चाहिए, जहाँ से सनलाइट ठीक से हमारे घर में आए, वेंटिलेशन ठीक हो, एयर फ्लो ठीक से चलना चाहिए, जिससे कि वो घर लाइव लगे। ऐसा ना लगे कि सब अनऑर्गेनाइज्ड और क्लटर्ड चीज़ें हैं। जहाँ पर दरवाज़ा होना चाहिए, जहाँ पर सनराइज़ होता है वहाँ पर हमने दरवाज़ा नहीं बनाया और वहाँ पर दीवार बना दिया, तो हमारे घर में लाइट नहीं आएगी। और सनलाइट आएगी आएगी तो उसके अपने काफ़ी हेल्थ बेनिफिट है। एयर फ्लो अच्छा होगा तो उसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। वेंटिलेशन होगा तो हवा आएगी जाएगी, लाइट आएगी जाएगी। तो ये सब परफेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है कि अगर सनराइज़ जहाँ से होता है वहीं हमने दरवाजे खिड़की लगाए, तो हम सुबह जैसे उठेंगे तो हमारे घर में सनलाइट आएगी। और मान लीजिए कि उसके अपोजिट साइड से हवा चल रही है, तो वहाँ पर हमने खिड़की बना ली है, तो वहाँ से एक अच्छी हवा आएगी, वेंटिलेशन होगा, एयर फ्लो होगा। ये एक आर्किटेक्चरल लॉजिक से जुड़ा हुई चीज़ है। लेकिन ये कहना कि घर की दिशा गलत हो जाए तो जीवन खराब हो जाता है, होता होगा या नहीं होता होगा। मैं फिर से बोलूँगा, किसी का बिलीफ पे मैं बात नहीं करता, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। और हम हमारा जीवन एक वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। यहाँ पर हम अच्छे से अच्छा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हम गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, हम हवाई जहाज़ में उड़ रहे हैं, और हमारी सुबह से लेकर रात तक की हर ज़रूरी चीज़ जिससे हमारा जीवन चल रहा है वो सारी साइंटिफिक है, वैज्ञानिक प्रमाण के साथ है। तो थोड़ा हम सोचें कि हमारा जीवन पूरा वैज्ञानिक प्रमाण से चल रहा है, उसको हम किसी सो कॉल्ड फॉल्स नॉलेज या आधा अधूरा नॉलेज या बिना सर पैर के नॉलेज के हवाले कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी नॉलेज के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन हम इतने कैपेबल हैं, हम इतनी समझ रखते हैं कि हम साइंटिफिक युग में रहने के साथ साथ में हम स्पिरिचुअलिटी को भी साथ में लेके चलते हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है भगवत गीता, जो हमें डेली लाइफ में जीना सिखाता है। और भी कई स्क्रिप्चर है, हर धर्म के स्क्रिप्चर हमको अच्छे तरीके से जीना सिखाती है, लेकिन हमको झूठ मूठ के आश्रय आश्वासन हमको पसंद आते हैं, ताकि हमारे डिसीजन हम उन पर थोप सकें। फिर हम बोल सकें कि हमारा नसीब खराब है, हमारे ग्रह खराब है, हमारा कुछ खराब है। आपके डिसीजन आप सही नहीं लेते हो, उसी से आपकी लाइफ खराब होती है। एक यहाँ पर मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता दूं, तो या आप ये समझो, ये मेरा अपना ओपिनियन है पर्सनल। हिस्ट्री बताती है कि ज्योतिष की शुरुआत हुई थी समय समझने के लिए, खेती बचाने के लिए, कैलेंडर सिस्टम के लिए। लेकिन
आज इसे फ्यूचर प्रेडिक्शन सिस्टम की तरह पेश किया जाता है, जो कि फ्यूचर कभी भी इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता। सच ये है कि आपका भविष्य तय होता है आपके अपने ज्ञान से, आपके डिसीजन से, आपके आसपास के एनवायरनमेंट से और आपके कर्म से। आपके कर्म से ज़्यादा मैं इस पर एम्फसाइज करूँगा। ग्रह आसमान में है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है। आपकी ज़िंदगी आपके सामने चल रही है, आपके दिमाग और कर्म के हाथ में है, और ये कोई भी आपको कर्म करने से नहीं रोक सकते। और आपका जीवन, आपका भविष्य, आपके कर्म और आपके निर्णय से बनता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है, कोई ऐसे छोटे मोटे आश्रय आश्वासन के भरोसे मत चले कि मेरे घर में बच्चा नहीं हो रहा है, मेरे घर में पैसा नहीं आ रहा है, मेरे ऊपर कर्जा हो गया है, मेरी ये चीज़, मेरी वो चीज़। इन सब चीज़ों के लिए छोटे मोटे आश्रय आश्वासन मत ढूंढें और उसको अपने विवेक बुद्धि से समझें कि इसको प्रैक्टिकली सॉल्व कैसे किया जाता है। कोई शनि राहु केतु आपको नहीं आने वाले पैसा देने के लिए, वो आपके काम ही आएंगे जिससे आप पैसा कमा के अपनी लाइफ चला सकते हो। और अगर ये इतनी सारी चीज़ें होती तो थोड़ा आप सोचो कि भगवत गीता में जब कृष्ण और अर्जुन बीच में खड़े, तो पूरी गीता में कृष्ण ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि अरे मैं तुझे ये अंगूठी पहना देता हूँ, ये धागा पहन ले, देख तेरे ये ग्रह इस तरीके से यहाँ होंगे तो इस तरीके से हम लड़ाई करेंगे, है ना। मैं भगवत गीता की एक्सप्लिसिटली बात करता हूँ, मैं इसके पीछे की कहानियों की बात नहीं करता। कहानियों में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लोग बोलते हैं कि यहाँ ये हो जाएगा, फिर कोई और आएगा वो बोलेगा कि अरे वहाँ कोई बंदा है जो प्लैनेट्स को यहाँ से वहाँ कर रहा है। देखिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो। अगर ऐसा होता तो कृष्ण ने गीता में इस चीज़ का उल्लेख करते, एक्सप्लिसिट उल्लेख करते हैं। ये नहीं बोलते कि तेरा मन है वैसा कर, वो बोलते तेरा भाग्य तय हो चुका है, तेरे ग्रह सब सेट है, तू कुछ भी कर, तू जीतने वाला है। ऐसा नहीं कहा। उसने कहा हार और जीत से ऊपर उठो और अपना कर्म करो, अपना निर्णय लो, यही तुम्हारी ज़िंदगी का मोटिव है। तो आपकी ज़िंदगी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है। अगर आप उसको किसी के हाथ में दे दोगे तो ये मेरा सूत्र समझ लो आप, कि आपकी खुशी का स्टीयरिंग अगर दूसरे के हाथ में है तो यकीन मानिए कि आप कभी खुश नहीं रह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने तरीके से ये कोशिश की समझाने की। मैं अगेन यहाँ पर बोलूँगा, मेरा किसी की भावना को आहत करने का कोई मकसद नहीं है। ये सिर्फ कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट्स हैं जो हम एक बुद्धिजीवियों को समझना ज़रूरी है और उस हिसाब से जीवन जीना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट योर टाइम। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।